तो फिर एविडेंस एक्ट, पूरा ही एविडेंस एक्ट जो है वो उस लेवल तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसा टॉपिक है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है जो रूट है टू अंडरस्टैंड दी एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो तीनों, देखिए ये तीनों ही हमको डिफाइन करे हुए हैं सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट में, है ना। मैंने आपको, जब मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था एडमिसिबिलिटी एंड दिस रेलेवेंसी का जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आपको। उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए फैक्ट्स अलग होते हैं और एविडेंसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। टू थिंग्स आर सेपरेट। फैक्ट तीन तरीके के हैं, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू, जिसको हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। इन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हम क्या देते हैं, एविडेंसेस देते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स अलग हैं, एविडेंसेस अलग हैं, ये दोनों कभी भी मिक्स मत करिएगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर एविडेंसेस की बात तो नहीं करेंगे, हम लोग अभी इस वीडियो में खाली फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है फैक्ट की। ठीक है, तो फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग। एक मिनट रुकिए, एनीथिंग का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझिए जो इसका क्लॉज 1 है ना वो एक फिजिकल फैक्ट की बात करता है, और जो इसका क्लॉज 2 है वो मेंटल फैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले फिजिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनी फिजिकल फैक्ट। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी को, आई एम वॉचिंग समवन स्लैपिंग टू अनदर पर्सन, ये मैं देख रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, दिस इज अ फिजिकल फैक्ट। अब जब थप्पड़ मारा तो एक आवाज़ आई, वो मैंने सुनी, वो क्या है, फिजिकल फैक्ट है। लेट्स सपोज जिसको थप्पड़ पड़ा वो रोना शुरू कर दिया उसने, तो वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, भी क्या है, एक फिजिकल फैक्ट है। तो जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर सकते हैं किसी और भी सेंस ऑर्गन से हमारे, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड दी फिजिकल फैक्ट, और वो इस फैक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, देन स्टेट ऑफ थिंग, अनदर क्या आता है अपना, स्टेट ऑफ थिंग, ये भी एक फिजिकल फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग, जो भी चीज़ रोटेशन में हो रही है, जैसे मान लो मेरी क्लास में रोज मुझे पता है 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ 4 आगे वाली सीट पे ही बैठते हैं, और पीछे के 6 स्टूडेंट है मुझे पता है वो पीछे ही बैठते हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, रोज हो रहा है, एवरीथिंग आई रिकग्नाइज है, मुझे रोज समझ में आता है कि ये आगे ही बैठते हैं और वो पीछे ही बैठते हैं, ये रोज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द स्टेट ऑफ थिंग। जैसे कि मुझे पता है कि एवरी डे 9 AM क्या होता है, हमारे जो नेबर वाले अंकल हैं वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, रोज सुबह 9 बजे ऐसा होता है। ये क्या है, स्टेट ऑफ थिंग, रिपीट हो रहा है। लेट्स सपोज कि मुझे पता है कि जो आंटी है वो आंटी रोज रात के 9 बजे मेडिसिन लेती है, एवरी नाइट वो मेडिसिन लेती हैं, रोज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल फैक्ट विच विल कम्स अंडर द टर्म स्टेट ऑफ थिंग। देन रिलेशन ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, जब कोई एक फैक्ट जो है किसी का रिलेशन बता रहा है, दैट इज रिलेशन ऑफ थिंग। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें मेरा नाम भी एज अ मदर लिखा हुआ है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट क्या हुआ, वो क्योंकि मेरे और मेरे बेटे का रिलेशन बता रहा है, तो दैट इज द रिलेशन ऑफ थिंग, एक ऐसा फिजिकल फैक्ट है जो हमारे रिलेशन को बता रहा है। अगर स्कूल के एडमिशन फॉर्म को देखो तो वहाँ पे मेरा मदर नेम में मेरा नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम में हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एडमिशन फॉर्म क्या कर रहे हैं, मेरा और मेरे बच्चे के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये एक फिजिकल फैक्ट। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट जिसे हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, कोई भी ऐसा फैक्ट जो रिपीटेशन में हो रहा है, या कोई भी फैक्ट जो एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है, वो सब क्या है, फिजिकल फैक्ट है। ठीक है, नाउ कम टू दी सेकेंड क्लॉज, दिस टॉक्स अबाउट दी मेंटल फैक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, एनी पर्सन इज कॉन्शियस,
देखिए अब हमारा जो माइंड होता है वो दो तरीके में डिवाइडेड होता है, एक कॉन्शियस पार्ट होता है, एक सबकॉन्शियस पार्ट होता है। सेक्शन 3 में जो फैक्ट की डेफिनेशन है वो कौन सा पार्ट इंक्लूड कर रही है? ओनली द पार्ट विच इज ऑफ कॉन्शियस, विच इज ऑफ द पर्सन कॉन्शियस। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे हाथ में दो चोट लगी हुई है। एक चोट मुझे पता है कि ये कैसे लगी है, ठीक है। एक चोट ऐसी है जो मुझे पता नहीं है, निशान है बट पता नहीं है कि मुझे लगी कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, मम्मी कभी किसी अपनी फ्रेंड को नरेट करती हैं कि ये ऐसे गिर गई थी और ऐसे इसको चोट लग गई थी और देखो यहाँ पर आज तक निशान है। अब जब मम्मी ने ये बात बोली आंटी से तो मुझे याद आ गई, ठीक है। तो वो क्या है बात, सबकॉन्शियस माइंड में है, और वो सेक्शन 3 में जो फैक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। खाली वही चोट की फैक्ट या इंक्लूड होगा जो मुझे एक्चुअली में याद है, ठीक है। तो ये हुआ अपना मेंटल फैक्ट। फैक्ट का डेफिनेशन समझ में आया आपको, ठीक है। अब फैक्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तो लिख दी है, फैक्ट एंड इशू की भी लिखी है और मैंने रेलेवेंट फैक्ट की भी लिखी है, लेकिन अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इसके, मैं आपको पहले समझा दूंगी और उसके बाद फिर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं? ऐसे इश्यूज होते हैं, फैक्ट एंड इशू ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि जो एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई करती है, या ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको प्रूव करने से या डिसप्रूव करने से एक्चुअली में पार्टीज की राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी वो एक्चुअली में प्रूव हो जाती है, ठीक है। फैक्ट एंड इश्यूज को हम मेन फैक्ट्स भी कहते हैं। मेन फैक्ट्स मतलब जिनको प्रूव करने से अल्टीमेटली राइट और लायबिलिटी जो होती है वो प्रूव हो जाती है, ठीक है। एक जना असर्ट करता है, एक जना डिनाई करता है। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने दो लिखे हुए हैं, ए किल्ड बी, ए हैड इंटेंशन टू किल बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेट्स सपोज मर्डर हुआ है, ए ने बी को मारा है और ए ने जानबूझ के बी को मारा। अगर ये बात प्रूव कर दी जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी सामने आ जाएगी ना, प्रूव हो जाएगी वो, है ना। जैसे मान लीजिए कि लेट्स सपोज मैं टेनेंट हूँ, आई एम अ टेनेंट ऑफ सम प्रोमाइसेस। मेरे और मेरे लैंडलॉर्ड के बीच में 11 महीने का एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे 6th मंथ में ही गलत तरीके से उस प्रोमाइसेस से बाहर निकाल दिया, इवन विदाउट गिविंग दी। तो अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में, इस प्रोमाइसेस में क्या है, मेरा राइट टू पोसेस है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, आई हैव अ राइट टू पोसेस। लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया, डिसपोसेस कर दिया। अब अगर कोर्ट में मैं ये बात प्रूव कर दूं दैट आई हैव अ राइट टू पोसेस एंड माय लैंडलॉर्ड हैज डिसपोसेस्ड मी, अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं तो क्या ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि मेरे पास पोसेशन का राइट है और सामने वाले को मुझे पोसेशन देना पड़ेगा, और अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो उसके डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। तो मेरा राइट डिटरमाइन हो गया और उसकी लायबिलिटी डिटरमाइन हो गई। और इन्हीं फैक्ट्स को क्या कहते हैं हम, फैक्ट एंड इशू कहते हैं। दीज आर दी मेन फैक्ट्स, ठीक है। अगर ये बात प्रूव हो जाए कि ए ने ही बी को मारा है और ए ने जानबूझ के बी को मारा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मर्डर प्रूव हो जाएगा। हो सकता है ए को जो है 10 साल की सजा मिल जाए, और हो सकता है अगर ये बात प्रूव नहीं होती है तो ए एक्विट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर दी मेन इश्यूज। अब आप इसकी डेफिनेशन पर आइए तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्ट एंड इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability, which has been asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। यही मैंने आपको बताया, ऐसे फैक्ट जो असर्ट किए गए हैं किसी सूट या प्रोसीडिंग में या डिनाई किए गए हैं सूट और प्रोसीडिंग में, और जिनको प्रूव करने से क्या होगा, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पता चलेगा, किसका, किसी राइट का, किसी लायबिलिटी का, किसी डिसेबिलिटी। एंड दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या है, मेन फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने से क्या होता है,
अल्टीमेटली केस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अब इस एक्सप्लेनेशन को अपन को समझना पड़ेगा। रीड कर लेते हैं पहले हम लोग। Whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact and issue. अब ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, इसको अपन लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, जब सीपीसी की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या टर्म यूज हुआ है, इशू ऑफ फैक्ट। लेकिन वही अगर मैं एविडेंस एक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या टर्म यूज हुआ है, फैक्ट एंड इशू। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम है या डिफरेंट है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या समझना है, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सिमिलर हैं या डिफरेंट है। देखिए पहले तो इशू ऑफ फैक्ट समझिए कि होता क्या है। जब भी कोई सिविल प्रोसीडिंग होती है तो ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर ट्रायल स्टार्ट क्या होता है, इश्यूज को फ्रेम किया जाता है। और इन्हीं इश्यूज को क्या कहा जाता है, इश्यूज ऑफ फैक्ट, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इश्यूज ऑफ फैक्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आप मुझे 50 kg गुड्स डिलीवर करोगे विद इन 7 डेज, ठीक है। पर आपने नहीं किया, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, ब्रीच कर। तो अब मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहीं पर सूट फाइल किया, ठीक है। अब इसे ये ट्रायल स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रोसीडिंग्स और भी होती हैं, वो सीपीसी का पार्ट है, ठीक है। डू नॉट गेट इनटू दैट। ट्रायल स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, एक स्टेज होती है इश्यूज को फ्रेम करने की। यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, एक्चुअली में क्या करता है, जो पार्टीज के बीच में कंट्रोवर्सीज है ना उसको निकाल लेता है, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेगा कोर्ट, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब यहाँ पर इशू क्या है, हमारे बीच में क्या इशू है, वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ठीक है। देन वेदर देयर वॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ये हमारे बीच में समस्या है। इस समस्या को क्या करता है कोर्ट, पहले बाहर निकाल देता है, और इसी समस्या को हम क्या कहते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट। ये तो हुई सीपीसी की बात, लेकिन सीपीसी में तो इश्यूज ऑफ फैक्ट की बात है। अब इसको, ये जो इश्यूज हैं इन पर क्या होगा, दोनों पार्टीज एविडेंस देंगी या नहीं देंगी। मैं एविडेंस दूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट था, आपने ब्रीच किया। आप क्या करोगे, एविडेंस दोगे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो नॉन परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हुई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो इस पर जब हम एविडेंसेस देंगे तो एविडेंसेस के लिए कहा गया है फैक्ट एंड इशू। यहाँ पर भी इश्यूज ऑफ फैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए था ना, इश्यूज ऑफ फैक्ट ही तो लिखा होना चाहिए था ना, कि हमें इश्यूज ऑफ फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करना है। प्रॉब्लम ये है, समझ में आ रहा है, इट शुड बी हियर इश्यूज ऑफ फैक्ट, उसकी जगह क्या है, फैक्ट एंड इशू। अब क्या समझना है, ये डाइकोटमी है या ये दोनों सेम है या ये डिफरेंट है। देखिए ये दोनों सेम तो नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सीपीसी में हम इश्यूज ऑफ फैक्ट लिखते हैं, लेकिन एविडेंसेस हम फैक्ट एंड इशू पर देते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को, इसी इसी प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम समझ में आई ना आपको, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें इस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या कह रही है, पहले लैंग्वेज को देख लेते हैं, अब समझ में आएगा आपको। कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, और इशू ऑफ फैक्ट समझ में आया, वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेदर देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ये इश्यूज ऑफ फैक्ट थे अभी हमारे एग्जांपल में। आगे देखिए, द कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इश्यूज। सच इश्यूज का क्या मतलब है, सेम इश्यूज ऑफ फैक्ट जो हमने अभी यहाँ पे ड्राफ्ट करे थे, वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेदर देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ठीक है। इन्हीं के लिए कह रहा है, इन दोनों के आंसर, अगर इन दोनों का आंसर किया जाए, अगर इन दोनों का आंसर किया जाए
आंसर किस फॉर्म में किया जाए, असर्शन के फॉर्म में असर्ट किया हो या डिनाई किया हो, तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू कहते हैं। मतलब इशू ऑफ फैक्ट के आंसर को हम क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू कहते हैं। और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एग्जांपल से समझ, इधर रहिए, मैंने यहाँ पर हमने लिया था एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे इश्यूज ऑफ फैक्ट है, whether there was a contract or not, whether there was a breach of contract or not। अब क्या हुआ, मैंने इसका आंसर किया yes there was a contract, आपने कहा no there was a no, ये सॉरी ये, फिर मैंने लिखा yes there was a breach of contract, BOC is breach of contract, और वो जो C लिखा है that is contract। तो ये क्या है, ये आंसर्स है, आंसर्स टू इशू ऑफ फैक्ट, है ना, और यही आंसर क्या है, दीज आंसर्स आर फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। हमेशा याद, जब भी आप इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कि ये जो इश्यूज ऑफ फैक्ट होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, और फैक्ट इन इशू हमेशा उसका रिप्लाई होता है। ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट का रिप्लाई फैक्ट इन इशू होता है, तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल देंगे, नीचे आप लैंग्वेज को इसी तरह स्टिक करके आप उसमें अपना एग्जांपल रख देंगे, तो आप लैंग्वेज भी एक्सप्लेन कर देंगे डायरेक्ट का, और आप उसमें एग्जांपल भी अपना फिट कर देंगे। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी क्वेश्चन, अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इशू ऑफ फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू में डिफरेंस। क्लियर, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट एंड इशू तो अपना फिनिश हुआ, अब आइए रेलेवेंट फैक्ट पर। अब आइए रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, ये रहा रेलेवेंट फैक्ट। अब देखिए फैक्ट एंड इशू क्या है, मैंने आपको बताया वो क्या है, मेन इश्यूज है जिनको प्रूव करने से अल्टीमेटली राइट्स और लायबिलिटीज क्या हो जाती हैं, वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ए किल बी, ए हैड इंटेंशन टू किल बी, ये क्या है हमारे फैक्ट एंड, ये क्या है हमारे फैक्ट एंड इशू। लेकिन एक बात बताओ, क्या ए किल बी, ए हैड इंटेंशन टू किल, क्या ये हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए कुछ डायरेक्ट तो नहीं प्रूव कर सकते, या तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस हो, जैसे कि सी ने सम एनी सी सॉ कि ए ने बी को किल किया है, अगर उसने देखा है तो दिस इज द डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन कई बार हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस हो, ये ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है कि ना हो। अगर नहीं है तो देखो कई सारे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे मान लो ए एडमिट बिफोर सी दैट ही वांट्स टू किल बी। अब जैसे मान लो मर्डर से 2 दिन पहले ही ए ने सी को एडमिट किया था कि मुझे बी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे मैं जान से मारना चाहता हूँ, और 2 दिन बाद मर्डर हो जाता है और एलिगेशन भी एक ही ऊपर आता है। इज इट नॉट दिस एडमिशन जो इसने किया है, ये कहीं ना कहीं लिंक कनेक्ट कर रहा है कि ए ने ही बी को जान से मारा हो, है ना। फिर देखिए सी सॉ ए रनिंग आउट फ्रॉम बीज हाउस एट मिडनाइट। अब सी ने देखा जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन ए जो है आधी रात को बी के घर से बाहर भाग रहा था। इज इट नॉट अ कनेक्टिंग लिंक कि ए ने ही बी को जान से मारा है ना। तो ये फैक्ट्स क्या है, ये डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर रहे हैं, ए बी के घर से भाग रहा है अकेला, ये फैक्ट जो है ये प्रूव नहीं करेगा कि ए ने ही बी को जान से मारा, लेकिन कुछ कनेक्शंस के साथ क्या हो रहा है, ये प्रूव कर रहे हैं, एक ये क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक कड़ी जोड़ रहे हैं। और कड़ी क्या जोड़ रहे हैं कि ए ने ही बी को जान से मारा है और ए ने इंटेंशन के साथ बी को मारा। और देखिए क्राइम वेपन फाउंड एट बीज एज प्लेस, ब्लड स्टेन क्लोथ्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सब क्या है, अकेले फिंगरप्रिंट्स तो नहीं प्रूव कर देंगे ना कि ए ने ही बी को मारा है, अकेले क्राइम वेपन मिला है ये तो बहुत बड़ा एविड फैक्ट हो गया, और ब्लड स्टेन के क्लोथ्स मिले हैं ये बहुत बड़ा फैक्ट, लेकिन ब्लड स्टेन के क्लोथ्स मिले हैं ये अकेले तो नॉट गोइंग टू प्रूव दैट ए किल्ड बी,
क्योंकि हो सकता है ए ने बी को बचाने की कोशिश करी हो, इसलिए ब्लड स्टेन उसके ऊपर आ गया। तो अकेले ये दीज फैक्ट्स आर नॉट गोइंग टू प्रूव, अकेले ये प्रूव नहीं कर रहे कि ए ने बी को मारा, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ कर क्या कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि ए ने ही बी को जान से मारा है। देखिए ये जो कनेक्शंस है ना, ये कनेक्शंस हैं, दीज आर दी टाइप्स ऑफ कनेक्शन। जैसे टाइप्स ऑफ कनेक्शन में देखिए एडमिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बाहर जाते हुए देखा, ये सेम ट्रांजेक्शन हो गया, दिस इज द सेम ट्रांजेक्शन, कोई चीज सेम ट्रांजेक्शन में हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्राइम वेपन मिला है, ब्लड स्टेन के क्लोथ्स मिले, फिंगरप्रिंट्स, ये सब क्या हो गए आपके, ये एक्सपर्ट के वो हो जाएंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाएंगी। सी ने ही देखा था ए को जान से मारते हुए, ये क्या अपना डायरेक्ट एविडेंस है। तो ये कनेक्शंस हैं, these are the types of connections which are given from section 6 till 55 of evidence। और अगर कोई फैक्ट इन कनेक्शंस की तरह अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रूव होता है तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं एडमिशन की बात करूं, यहाँ पर एडमिशन दिया हुआ है सेक्शन 17 से सेक्शन 31 तक, क्या है, एडमिशन के सारे सेक्शन। तो कोई ये स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस। तो ये एक टाइप का कनेक्शन है, इसलिए ये क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। ये मेन फैक्ट्स नहीं है, इनको खाली प्रूव करने से ये प्रूव नहीं हो जाएगा ए किल्ड बी, लेकिन इन सबको अगर ये सब जुड़ जुड़ के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक सरकमस्टेंशियल चेन पूरी कर रहे हैं, चेन ऑफ क्राइम। कि ए ने 2 दिन पहले एडमिट किया था कि वो जान से मारना चाहता है, फिर वो अल्टीमेटली शायद घर में घुसा होगा क्योंकि सी ने उसको बाहर भागते हुए भी देखा था, ठीक है, बाहर भागते हुए देखा, फिर उसके पास क्राइम वेपन भी मिला, उसके पास कपड़े भी मिले ब्लड से। ये सारे फैक्ट्स आपस में प्रूफ क्या कर रहे हैं, ए ने ही बी को मारा है और जानबूझ के बी को इंटेंशन के साथ मारा, ठीक है। तो ये फैक्ट्स क्या है, दी कॉल द रेलेवेंट फैक्ट। अब आप इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred in the provisions in this act। कहाँ पर लिखा हुआ है, referred in this provision of this act, कहाँ लिखा हुआ है, section 6 till section 55 relating to the relevancy of, ठीक है, कह रहा है एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है इन अ वे मेंशन फ्रॉम सेक्शन 6 टिल 55 तो वो क्या कहलाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। और मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दे दिया है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक conceptually। Still if you find any problem you can put your doubt in comment section। Thank you so much for watching this video। I hope you enjoyed it and you understand from the core, from the root level, okay। Thank you so much for watching, take care, bye bye। Do subscribe my channel, like my video and share with your friends। Take care, bye bye।